जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 हमने कवर किया था। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। 5 पेपर का क्वेश्चन नहीं पूछना, वो मैंने 1 बाय 1 आपको करवाऊंगा। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, यानी इन फैक्ट्स की वजह से वो डायरेक्टर जो होगा वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा उसका, यानी वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, चाहे बाकी के सारे लॉ के मुताबिक वो एलिजिबल हो फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक इशू भी आ गया तो वो सिर्फ ये ही एक इशू काफी होगा उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। चाहे बाकी सारी शर्तें वो पूरे लॉ की, बाकी की जिस जगह पे जो जो चीजें वो चाहे पूरी कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अगर एग्जाम में जहां कहीं इप्सो फैक्टो का लफ्ज आ गया तो हमें फौरन पता चल जाएगा ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस, ये वाला कंसेप्ट और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट फर्क है, ठीक है। ये हमें इप्सो फैक्टो से पता चलेगा कि ये वाला कंसेप्ट लिखना है, और अगर वो इनएलिजिबल या डिस्क्वालिफिकेशन का वर्ड यूज करता है तो फिर हमें वो दूसरा इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखना होगा। क्लियर हुई ये बात जी? हाँ बिल्कुल, वो स्टूडेंट कह रहे थे, कल मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि लोन की, कि डायरेक्टर्स ने अगर लोन लेना है तो उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। तो वो स्टूडेंट कहने लगे कि सर कमीशन की अप्रूवल की भी तो जरूरत होती है। बिल्कुल, कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं। मेंबर्स की अप्रूवल तो सारे केसेस में होगी, लेकिन कमीशन की अप्रूवल सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में होती है। वो स्टूडेंट ने पॉइंट रेज किया, तो वो भी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल आपने कमीशन की पावर्स में जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है। अगर डायरेक्टर्स को लोन देना है तो कमीशन की अप्रूवल भी होगी, लेकिन वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में होती है, और वो डिटेल में कंसेप्ट अभी हमने पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कल शायद पीछे किसी स्टूडेंट ने की थी, किन्होंने कहा शाबाश, बिल्कुल ठीक बात आपने की थी, लेकिन चूंकि हमारे करंट टॉपिक का हिस्सा नहीं था इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है जी। जी फार्मूला कौन सा फार्मूला? नंबर ऑफ शेयर, total votes are is equal to total number of shares multiplied by directors appointed divided by directors for time being. It's subsequent directors को removal of directors are elected by members removal of directors वाला ना, हाँ जी, कि टोटल वोट्स ये होंगे, वो बता रहा है टोटल वोट्स ये होंगे, ठीक है। जो वोट्स चाहिए वो तो मैंने आपको डिवाइड वाला फार्मूला लिखवाया था ना, उसको फार्मूला, उस फार्मूला को नोट कीजिए। जो मैंने आपको डायरेक्टर्स का फार्मूला लिखवाया था रिमूव करने के लिए जो यूज होगा, यहाँ पे यही फार्मूला नहीं लिखा हुआ? भाई लिखा तो हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है भाई को बताएं जरा। हाँ जी, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। हाँ भाई ये लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टाइम बीइंग, यही फार्मूला यूज करना। ये वाला कौन सा लिखा हुआ है? सर दो फार्मूला लिखा ना, ये इसके साथ में क्या, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर इनको रिमूव के लिए अपने नीचे वाला बताया, ऊपर वाला जो है वो रिमूव करते हैं डायरेक्टर बाय मेंबर, इलेक्टेड डायरेक्टर। ये नीचे वाला वो सब्सक्राइबर जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं ना, वो है दो आगे फार्मूला लिखे हैं। नहीं, आपने सिर्फ सिंपल रूल याद रखना है रिमूवल के लिए, कि अगर इलेक्टेड डायरेक्टर है तो वो उस वक्त रिमूव नहीं होगा जब रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो वोट होंगे वो उसके मिनिमम से अगर इक्वल या उससे ज्यादा हो तो फिर नहीं होंगे। बाकी जो उसने बताया हुआ है वो ये कहा हुआ है कि जब ये रेजोल्यूशन पास हो रही है उस वक्त वोट कैसे काउंट किए जाएंगे, तो वोट काउंट करने का तरीका वही होगा जो मीटिंग में था, कि जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। वो वही फार्मूला है, वोट कैलकुलेट करने का फार्मूला वही होगा, लेकिन डायरेक्टर की जो अपॉइंटेड डायरेक्टर है इसके लिए फार्मूला डिफरेंट है। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है
कि डायरेक्टर जिसको रिमूव करने के लिए जा रहे हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टर है या क्या अपॉइंटेड है, ठीक है, उसके मुताबिक हमारा फार्मूला यूज होगा। रूल जो रिमूवल का लगेगा वो उसके मुताबिक ही लगेगा जी। और कोई क्वेश्चन? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जो जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी वो कौन सी होगी? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, अगर किसी एक डायरेक्टर को रिमूव करवाना है नॉर्मली, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी जी। जो नहीं रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी होगी ना, स्पेशल होगी। यहाँ पे रिमूवल का अपना तरीकाकार है वोट्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। हाँ, वो रेजोल्यूशन जो है उसके पास करने का तरीकाकार इसका स्पेसिफिकली है। इसको हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं कह सकते स्पेशल में, क्योंकि उसमें तरीका होता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ। इसमें लाजमी तो नहीं कि रेजोल्यूशन जो है सिंपल मेजोरिटी वाली हो। इसमें वो ये तो नहीं कह रहा सिंपल जिसके वोट ज्यादा हुए वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी या वो जो है रिजेक्ट हो जाएगी, ये नहीं कह रहा, क्योंकि इसके वोट्स काउंट करने का अपना एक अलग फार्मूला है। इसीलिए हम इसमें यही फार्मूला यूज करते हैं, इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का वर्ड यूज नहीं किया जाता। और की क्वेश्चन? रेजोल्यूशन का जो अगेंस्ट है एक तो इक्वल जिसकी समझ आ रही है, जो सीड कर रहा है उसकी समझ आ रही है, वो क्या इसमें क्या करना? इक्वल और एक्सीड दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ, फर्ज कीजिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुए, अब फैसला यह हुआ कि अगर इस तहरीक के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर क्या कोशिश करेगा कि वो इस तहरीक के हक में वोट आए कि इसके खिलाफ आए, खिलाफ है। कितने वोट? फर्ज कीजिए उन्होंने कहा जी 230 वोट अगर आ गए तो फिर ये बच जाएंगे। अब इनकी कोशिश क्या होगी, वोट कितने हो, 230 या 230 या उससे ज्यादा, क्या होगी? 230 वोट, हाँ, 230 से भी काम बन जाएगा, उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। यही वो कह रहा है कि जो डायरेक्टर को रिमूव करने की रेजोल्यूशन है ना, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने वोट होने चाहिए, इतने या उससे ज्यादा, खिलाफ। नहीं समझ आई बात? चले गुड। और की क्वेश्चन? इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के लिए फॉर्मूलाज गिवन है, उसमें दो जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स का जिक्र आया, तो उनमें डिफरेंशिएट कर दें कि कौन से शेयर्स ऑफ कंपनी और कौन से शेयर्स ऑफ मेंबर्स हैं, या मतलब नहीं, तो यहाँ पे जो फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसमें कंपनी है या जो मेंबर के वोट्स होंगे ना, जब किसी मेंबर के वोट्स काउंट करने हैं तो उसी के शेयर्स को कंसीडर किया जाएगा। जब कंपनी के टोटल वोट्स काउंट करने हैं तो टोटल शेयर्स को काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर, अच्छा वैसे इतना मुश्किल कंसेप्ट है नहीं, मुझे लगता है जितना मैंने बना दिया शायद या बन गया। अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं 8, उस कंपनी के टोटल वोट्स कितने होंगे? 8 लाख होंगे ना उस कंपनी के टोटल। अगर मेरे पास उनमें से 50,000 शेयर्स हैं तो मेरे पास कितने वोट हुए? 50,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लाख हुआ, 2 लाख नहीं हुआ। कंसेप्ट सही मुश्किल बना है। तो अगर टोटल कंपनी के वोट्स काउंट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कितने वोट्स हैं ये काउंट करने हैं तो जो मेरे पास शेयर्स हैं उनको नंबर ऑफ डायरेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जो नीचे ना रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो कंपनी के, अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं तो कंपनी के टोटल शेयर्स यहां पे लिखे जाएंगे। उसके बाद हर मेंबर के भी तो देखे जाएंगे ना कितने शेयर्स हैं और कितने वोट्स इसके पास है। उसके लिए भी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डायरेक्टर से ही करना है, लेकिन शेयर्स कितने होंगे जो उसके अपने हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए और कोई क्वेश्चन? आर्टिकल की वायलेशन करती है, पब्लिक कंपनी है उसके बारे में क्या है?
मुझे क्वेश्चन समझ नहीं, आपने कहा कि प्राइवेट कंपनी अगर आर्टिकल्स की वायलेशन करती है तो उसके बारे में लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी करती है तो उसके बारे में क्या है? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है, इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं? प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, वो लोन लेता है एक्ट के खिलाफ, एक्ट में लिखा हुआ है कि 80,000 लोन लेना, तो वो 1 लाख लोन लेता है, पब्लिक कंपनी के साथ। हाँ, सुन ले, देखिए लॉ ने अगर किसी जगह पे कह दिया ना कि एक चीज प्राइवेट कंपनी के लिए मना है और पब्लिक कंपनी के बारे में साइलेंट है, तो इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनी के लिए मना नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी के लिए भी मना होती ना तो लॉ वर्ड प्राइवेट कंपनी यूज ना करता, वहां पे वो वर्ड यूज करता है कंपनी। अगर कहता है डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी शैल नॉट डू दिस, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर ये काम नहीं करेगा। हाँ, पब्लिक के बारे में साइलेंट है तो मतलब पब्लिक वाला कर सकता है। अगर पब्लिक वाले को भी पाबंदी लगानी होती ना तो लाइन इस तरह होती, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट डू दिस। अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया कौन सी कंपनी, पब्लिक है प्राइवेट, तो मतलब दोनों कवर हो गए। ठीक है, तो यहां पे उसने लिखा हुआ, जहां पे कहता है कि जी लोन और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो जहां पे कहता है लोन नहीं लेना, वहां पे कहता है कि जी ये जो है वो खुद ना लोन ले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट खुद होल्ड ना करे, प्लस वो कह रहा है अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप जिसमें वो पार्टनर है डायरेक्टर, वो भी ना होल्ड करे, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है वो भी होल्ड ना करे। ठीक है, ये एक्सेप्शन ये उसने प्रोविजन में लिखा हुआ है। भाई देखें, उसने ये लिखा कि 2 एक्सेप्शंस हैं इप्सो फैक्टो की प्रोविजंस। उनमें एक प्रोविजन है कि जब डायरेक्टर ऑफिस से वेकेट हो जाएगा, एक उसने लिखा लोन ले ले, दूसरा उसने लिखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे। अच्छा, वो उसने कहा अच्छा ठीक है लोन मैं नहीं लेता, डायरेक्टर ने कहा लोन मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं उसको लोन दे दे, मेरे भाई के साथ पार्टनरशिप फर्म है उसको लोन दे दीजिए। क्या अब लोन की इजाजत होनी चाहिए? नहीं, इस सूरत में भी वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो लॉ ये कहता है हमने किसी डायरेक्टर को भी लोन नहीं देना, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है उसको भी लोन नहीं देना, क्योंकि घूम फिर के फिर उसकी जेब में पहुंच जाएगा, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, यानी एक डायरेक्टर किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में भी तो डायरेक्टर हो सकता है, उस प्राइवेट कंपनी को भी लोन नहीं देना, घूम फिर के फिर उसकी जेब में पहुंच जाएगा। तो अगर इनमें से किसी को भी डायरेक्टर को लोन दिया, या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, इनको लोन दिया तो मतलब उस डायरेक्टर को ही लोन दिया, तीनों केसेस में वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑफिस वेकेट हो जाएगा उसका। क्लियर होगी ये बात? यही वो बता। कंपनी आपकी नहीं है मतलब, लेकिन आप पैसे, कंपनी मेरी नहीं है, मेरे पैसे। अच्छा एक मिनट आ रहे मेरे भाई, जितनी मैंने प्रोविजन समझाई समझ आ गई? खुदा का खौफ करें, इसको मजीद कम्प्लेक्स ना करें इसमें सोच सोच के। केस स्टडी जब आएगी ना, देखिए ज़बानी कलामी जब आप सिचुएशन बनाते हैं ना, मैं बताता हूँ मैं सोचने को मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़बानी कलामी सिचुएशन बनाएंगे, आपके जहन में जितने फैक्ट्स हैं वो हो सकता है मेरे जहन में ना आ सके, तो मैं शायद उसका ठीक आंसर ना कर सकूं। लेकिन जब कोई केस स्टडी होगी ना, उसमें आप जितने मर्जी एंगल से सोचें, सर अच्छा अगर इसमें ये हो जाता तो फिर क्या होता, इसमें ये लफ्ज ऐड हो जाता फिर क्या, क्योंकि सारे फैक्ट्स मेरे सामने भी होंगे आपके सामने भी होंगे, तो उसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो दोनों के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि सारी चीजें मुझे भी पता होंगी आपको भी पता होंगी। तो आप सोचें जरूर कि अगर इस तरह हो गया तो फिर क्या होगा, उस तरह हो गया तो फिर, जरूर सोचें, लेकिन कहां जब केस सामने आए, ठीक है, उस केस पे सोचें, जितने मर्जी खुद से कोशिश करें कि वो सिचुएशंस क्रिएट ना करें जो उसने लॉ में डिस्कस नहीं की। आपके सामने इतनी प्रैक्टिस दी गई है, क्वेश्चंस की भी है, केस स्टडीज की भी है, इसमें जो डिस्कस करना चाहें जरूर करें, ये बेहतर। इससे हमें ये भी फायदा होता है कि हमारी डिस्कशन भी एग्जाम फोकस रहती है, क्योंकि जाहिर है पास पेपर के क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है जी, और भी क्वेश्चन? थ्री कंसेक्टिव मीटिंग्स,
देखिए इसके बारे में लॉ साइलेंट है कि नॉमिनी डायरेक्टर के लिए 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग जो है वो उससे अगर वो अटेंड नहीं करता तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो भी जाता है तो जिसने नॉमिनेट किया था वो दूसरे डायरेक्टर को नॉमिनेट कर देगा। लॉ इसके बारे में साइलेंट है जी। और भी क्वेश्चन? जिस कंपनी में वो जी पूछे। क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? पूछे। जिस कंपनी को बैंक ने अपना नॉमिनी दिया है, क्या उस कंपनी के पास ये राइट है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर सके? नहीं मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। सर जिस कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड है, जिस कंपनी में एक बैंक ने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्या सर इस कंपनी के पास ये इख्तियार है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर सके? क्या इस कंपनी के पास इख्तियार है वो उस डायरेक्टर को रिमूव कर सके मेंबर्स के पास? वो नहीं भाई, वो तो बाय एग्रीमेंट आता होता है ना। ठीक है, वो उसको क्यों नॉमिनेट? ऐसे थोड़ी होगा कि बैंक से कि अच्छा अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर लें और हमें लोन दे दे। जब लोन ले लिया तो उसके बाद डायरेक्टर को बाहर निकाल दिया, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। 5 रुपए के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 21। One of the directors, while retaining his directorship in Tabdili Private Limited (TPL), is contemplating to start his own business, which is likely to take most of his time for the next few years. अपना काम करना चाहता, ठीक है करे। Under the provisions of Company Act 2017, the director is seeking your advice on the matters due to which he may ipso facto cease to hold office of the directors of TPL. बताइए क्या डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजंस लिखनी है? इप्सो फैक्टो। ठीक है, कौन कौन सी होती है? इनएलिजिबल हो जाए, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था उनमें से कोई भी हो जाए, या 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, या लोन ऑब्टेन करे, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे वो, या कोई पार्टनरशिप जिसमें वो पार्टनर है, या कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर। क्लियर? यही लिखना है जी। ये 3 पॉइंट्स नहीं है, ये आपको लग रहा है कि 3 पॉइंट्स है। देखें, एक तो चौथा पॉइंट 3 के 2 पॉइंट्स है। पहले तो ये चीजें में रखिए। उसके बाद नीचे एक और लाइन भी है, कंपनी में इंक्लूड एडिशनल, उसने इसके मार्क्स भी रखे होंगे। हो सकता है तीसरे में उसने वो पार्टनर और प्राइवेट कंपनी इन विच इज ए डायरेक्टर, ये पॉइंट्स के लिखने के भी मार्क्स लिखे हो। ठीक है, तो आप जो देते हैं आप गिनते हैं पॉइंट्स को 1 2 3। बाज बात हमने आपकी आसानी के लिए 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके भी लिखा होता है। एग्जामिनर के लिए वो अलग पॉइंट है। एग्जामिनर के लिए 3A अलग पॉइंट है, 3B अलग पॉइंट है। ठीक है, तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के प्रेजेंट किया जाता है। 22. The Companies Act 2017 prescribes grounds for vacation of office by director. Can a company provide additional grounds for vacation of office? If so, how? By including in articles, correct. 23. Due to a dispute among the directors of Sun Limited, a listed company, all the directors want to remove Fahim from the directorship of the company prior to the completion of his term. सबने फैसला किया फहीम गलत बंदा है, इसको निकाल दे डायरेक्टर ने। क्या सारे के सारे डायरेक्टर मिलके निकाल सकते हैं फहीम को? नहीं। Explain the condition which must be met in order to remove Fahim from directorship under the provisions of the Companies Act 2017. हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है। क्या उसने बताया कि ये इलेक्टेड डायरेक्टर है कि अपॉइंटेड डायरेक्टर है? तो क्या करें? दोनों लिखें कि अगर ये फहीम इलेक्टेड डायरेक्टर है तो ये प्रोविजन, और अगर अपॉइंटेड डायरेक्टर है तो ये। क्लियर? इसके अंदर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर भी लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? हाँ, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट फर्स्ट डायरेक्टर। हाँ, ये दोनों लिखने हैं। ऊपर वाला कौन सा? जो आपने पहले बोला था वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स वाला, ये नहीं लिखना। डायरेक्टर की पावर वाला ये। अब भाई वो अपना क्वेश्चन हैंडल कर, आपका क्वेश्चन जब आप पूछते थे ये बोलता था दरमियान में कि आपको कुछ ज्यादा समझ आ जाती है उनकी, मुझे भी समझने थे जी मेरे भाई। अच्छा, वो कह रहे हैं सर डायरेक्टर्स डू नॉट हैव पावर टू रिमूव द डायरेक्टर, ये लाइन लिखने की जरूरत है कि नहीं? लिखना चाहे लिख सकते हैं। हाँ, क्यों कह रहे हैं डायरेक्टर रिमूव करना है? लिखते भाई रिमूव कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं करेंगे, मेंबर्स करेंगे, और फिर आगे तरीकाकार ये होगा।
जी 23 क्लियर है? 24 केस स्टडी की तरफ आए। A board member in connection with his personal work gone outside Pakistan for about 8 months without informing the company. इन्फॉर्म किए बगैर 8 महीने के लिए बाहर चला गया। During his absence 4 meetings were held and because he did not attend the 3 consecutive meetings, the board considered it a casual vacancy and filled the same by co-opting another member. What course of action was available to the board member to avoid this situation? हाँ जी, वो लीव ऑफ एब्सेंस जो है डायरेक्टर से अप्रूव करवा लेता और उसके बाद फिर चला जाता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20 हाँ जी बिल्कुल, वो डायरेक्टर को प्रेजेंट करनी होती है ना, डायरेक्टर को सबमिट करवानी होती है। State whether following statements are true or false. A director ceases to hold office if he is absent from 3 consecutive meetings without leave of absence from the directors. ट्रू है? हाँ, बस एक स्टूडेंट ने एक इशू यहाँ पे रेज किया, उसने कहा सर ये नहीं बताया उसने कि बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है कि जनरल मीटिंग की। तो अगर जनरल मीटिंग है तो फिर इशू नहीं है, क्योंकि जनरल मीटिंग अटेंड करना डायरेक्टर से लिए लाजमी नहीं होता। बोर्ड मीटिंग है तो फिर वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर को लीव नहीं देनी। डायरेक्टर होता है चेयरमैन, होता है डायरेक्टर। जब मीटिंग होती है ना डायरेक्टर्स की, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है। बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन होता है, जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन। चेयरमैन ने उस मीटिंग को संभालना होता है, समझते ना, कुर्सी या सदारत संभालनी होती है, वो चेयरमैन संभालता है। अब ये डायरेक्टर्स आपस में से किसी एक बंदे को चेयरमैन कह देते हैं और जो भी मामलात होते हैं ना मीटिंग के हवाले से, वो उस चेयरमैन ने हैंडल करने होते हैं। वो जो लीव होती है ना, वो चेयरमैन के हवाले की जाती है, सर ये लीजिए इसको प्रूफ, और वो उसको जाहिर रिसीव करता है। अगर सही हो, पता चल जाए कि इसी डायरेक्टर ने दिया, इसके अपने साइन भी हैं, ठीक है, किसी ने शरारता नहीं लीव दे दी, तो वो उसको प्रूव कर देगा। ठीक है। 26 लकी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड होल्ड्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छी प्रैक्टिस है। कंपनी हेल्ड 4 मीटिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2015 टू अक्टूबर 2015। मिस्टर अफजल, a director of company, attended meeting held in the month of August 2015 only. In the month of November 2015, Mr. Afzal intends to attend the board of directors meeting, but chief executive officer of the company has objection that Mr. Afzal was remained absent from 3 meetings, that is July, September, October, without leave of absence. So he shall ipso facto cease to hold office of the director of the company. Evaluate the above situation and discuss objection CO is valid or not. तो ठीक था, 3 मीटिंग नहीं की उसने। अच्छा कंसेक्टिव था, हाँ सॉरी कंसेक्टिव, 3 कंसेक्टिव मीटिंग। तो इसका मतलब है उसने कौन कौन सी मीटिंग जुलाई की नहीं ली, जुलाई अगस्त में आ गया, सितंबर की मीटिंग नहीं, अक्टूबर नहीं की, नवंबर में फिर आ गया, तो उसने 3 मीटिंग से गैप नहीं होने दिया। आखिर में उसने पढ़ी हुई थी लेकिन सीईओ ने नहीं पढ़ा हुआ था, उसने सिर्फ 3 मीटिंग का कंसेप्ट याद किया हुआ था, 3 कंसेक्टिव मीटिंग का कंसेप्ट नहीं याद किया हुआ था सीईओ ने, तो बच गया ना डायरेक्टर। हाँ जी, उसने क्लास छुट्टी की होगी बिल्कुल। तो 26 में सीईओ की ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। 27, ये 27 कर लिया हमने। 28 नहीं, आप कैलकुलेट करना चाहते तो रिमेनिंग वोट कैलकुलेट कर सकते थे। टोटल करके ये माइनस कर दे, बाकियों को डिवाइड बाय 4 करें, आपके सामने वोट्स आ जाएंगे। वो इससे ज्यादा मैंने कैलकुलेशन करके देखा था, मेरे दिन में भी ये सवाल आया था कि शायद वो मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो नहीं था। 28 अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। कमेंट कीजिए इन पे। पहली, जफर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एचपी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। In March 2018, the board of directors came to know that Zafar had been declared a defaulter by the High Court. तो कोई मसला नहीं, बैंकरप्ट तो नहीं ना, डिफॉल्टर ही हुआ ना, बैंकरप्ट तो नहीं ना हुआ, इसलिए आने की होगी लोन। डिफॉल्टर भी डिस्क्वालीफाइड होता है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में हो जाता है, लेकिन ये तो लिस्टेड कंपनी नहीं है ना, है कहाँ लिखा है? ओ सॉरी, हाँ मैं टाइप ऑफ कंपनी आया था, मैं अंडरलाइन करना भूल गया। आइंदा मैं इंशाल्लाह जहां कहीं लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी आएगी जरूर अंडरलाइन करूंगा, जहां कहीं बल्कि पब्लिक और प्राइवेट आएगी उसको भी अंडरलाइन करूंगा।
ठीक है, नहीं नहीं मैं खुद भी पक्का कर रहा हूं अपने आप को। कलीम इज ए डायरेक्टर ऑफ बिहार लिमिटेड। ऑन 1 अक्टूबर 2017 कलीम वेंट अब्रॉड ऑन ए पर्सनल ट्रिप एंड रिटर्न बैंक ऑन 15 फरवरी 2018। He was unable to attend 5 board meetings which were held during this period. गलत, ये चीज क्या उसने मेंशन किया है कि लीव ऑफ एब्सेंस ली थी कि नहीं ली थी? तो आपके लिए सुन लें, 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन हेडिंग दीजिए कि अगर लीव ऑफ एब्सेंस ली थी तो क्वालिफाइड है, कोई इशू नहीं हुआ उसको। और दूसरी हेडिंग इफ लीव ऑफ एब्सेंस वाज नॉट ऑब्टेन्ड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, मेरी रिकमेंडेशन है इसी तरह करें। लेकिन अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर एक ही लाइन एक ही स्टेटमेंट दे, लेकिन वो इस तरीके से कि दोनों को कवर कर ले। कलीम will ipso facto ceases to hold office if he did not obtain leave of absence। बस इतना काफी, ये कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें जब हमने इफ का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि अगर उसने लीव ऑफ एब्सेंस ऑब्टेन की है तो फिर क्वालिफाइड, अगर नहीं की तो डिसक्वालिफाइड, इस तरीके। लेकिन ये थोड़ा सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से। तो बेहतर यह है कि अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन ना हो, आप दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लें कि उसने लीव ऑफ एब्सेंस ली थी तो क्वालिफाइड, नहीं तो डिसक्वालिफाइड, दोनों ये प्रैक्टिस करें। सिंगल सेंटेंस भी एक्सेप्टेबल है और वो भी आंसर कंप्लीट है, लेकिन सम टाइम उसमें स्टूडेंट कुछ गलती कर देते हैं, जो चीज लिखनी होती है वो नहीं लिखते, दूसरी वाली लिख देते हैं। तो बेहतर है कि दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दें जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे कोई और क्वेश्चन तो नहीं। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। 15 मिनट नहीं है अभी है, आधा मैंने पूछ लिया उनसे, हमारे पास और टाइम है जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। हाँ जी, वो हमें एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, वो लाइट की वजह से। खाना खाना तो 15 मिनट में क्या होगा, बेहोश हो जाओगे। हाँ। कंसेप्ट है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं ड्यूटीज एंड पावर। एक होता है राइट, एक होता है ड्यूटी, दोनों में फर्क है। राइट चाहे काम करें चाहे ना करें, जो आपका राइट है। ड्यूटी काम करना है, ठीक है, काम करना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्यूटीज होता है। लेकिन जहां कहीं किसी बंदे की कोई जिम्मेदारी लगाई जाती है, जब तक उसको अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक उसको पावर्स नहीं देंगे, अपना काम कैसे कर सकेगा? तो इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटीज देनी पड़ेंगी डायरेक्टर्स को। उन अथॉरिटीज को हम कहते हैं पावर्स, ठीक है। तो ड्यूटीज एंड पावर कंसेप्ट समझ आया? ड्यूटीज का मतलब डायरेक्टर्स ने कौन से काम करने हैं, जिम्मेदारी है, लाजमी है। और पावर इन कामों को करने के लिए उनके पास क्या अथॉरिटीज है। तो पहले पढ़ते हैं ड्यूटीज और फिर पढ़ेंगे पावर्स। ड्यूटीज, अच्छा ड्यूटीज में 2 तरह की ड्यूटीज होती है, कुछ काम करने हैं, कुछ काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई नमाज पढ़नी है, ड्यूटी। चोरी नहीं करनी, ये भी ड्यूटी है। कुछ है करने वाली चीजें और कुछ है बचने वाली चीजें। डायरेक्टर्स में भी, ड्यूटीज में भी दोनों तरह की है। कुछ काम है डायरेक्टर्स ने करने हैं और कुछ काम है जिनसे बचना है। डायरेक्टर शल और डायरेक्टर शल नॉट, ये फर्क ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टर क्या करेगा, एक्ट करेगा क्या इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, अंडरस्टूड है, सिंपल। अच्छा इसमें कुछ पॉइंट ऐसे है सिंपल है और उनकी आगे कोई इतनी एप्लीकेशन में नहीं, ना केस स्टडी में, ना फ्यूचर के टॉपिक्स में। उनमें मैं ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कि फ्यूचर में यूज होने या केस स्टडी में, उनमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि कुछ पॉइंट्स को मैं खींच ही रहा हूं, अब आगे चीजें डिस्कस कर रहा हूं, वो फ्यूचर टॉपिक्स को सामने रखकर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये समझ में आती है बात कि डायरेक्टर को आर्टिकल्स के मुताबिक ही काम करना चाहिए, आर्टिकल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए।
जैसे आर्टिकल में लिखा है कि मैक्सिमम बोरोइंग इतनी करनी है, तो डायरेक्टर्स को चाहिए कि उससे ज्यादा बोरोइंग ना करें। ठीक है, समझ आ गई बात, ड्यूटी है। दूसरा, एक्ट करे इन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर एंड कम्युनिटी। वैसे डायरेक्टर को सबसे ज्यादा बेस्ट इंटरेस्ट किसको वॉच करना चाहिए? शेयर होल्डर का, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयज और कम्युनिटी का भी। ये तो नहीं कि अफीम बेचना शुरू कर दें, भाई शेयर होल्डर का बहुत फायदा है इसमें, लेकिन कम्युनिटी जो है उसकी ऐसी की तैसी फिर गई, सारी नौजवान नस्ल तबाह। तो उसे बेस्ट इंटरेस्ट सबका देखना है, ठीक है, प्रैक्टिकली। लेकिन वो किसका देखते हैं? सिर्फ शेयर होल्डर्स का। बहरहाल नहीं, सारे इस तरह नहीं करते, कुछ सबका इंटरेस्ट देखते भी है। डायरेक्टर शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विद रीजनेबल केयर एंड ड्यू डिलीजेंस। ये बस यूं ही पॉइंट उसे बता दिया कि वो अपनी ड्यूटीज को बड़ी एहतियात के साथ केयरफुल तरीके से पूरा करेगा। बिल्कुल ठीक है, जो भी काम करे केयरफुल होके करे, करना चाहिए। डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज इफ ही हैज इंटरेस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। हाँ, ये अहम बात है कि अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं कि ढूंढे, इसमें डायरेक्टर तो नहीं इन्वॉल्व, बल्कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है वो बताए कि सर इसमें मैं इन्वॉल्व हूं। अच्छा, केस स्टडी में कोई भी एग्जांपल दे सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कोई एग्जांपल बताइए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो रहा है और उसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो। जी, उसके भाई का बिजनेस और उससे सामान खरीदा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। या उसके वाइफ जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है और वो कंपनी को बेची जा रही है, इसमें भी उसका इंटरेस्ट है। भाई बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि एज डायरेक्टर उसकी कोशिश होगी जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसकी कीमत कम से कम हो, और एज इंटरेस्टेड पार्टी उसकी कोशिश होगी कि जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा मिले। दोनों पोजीशन में कंफ्लिक्ट, इसे इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एज डायरेक्टर उसका इंटरेस्ट कुछ और है, कीमत कम से कम हो। एज इंटरेस्टेड पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट उसका इंटरेस्ट कुछ और है, ज्यादा से ज्यादा मिले प्राइस। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्टर को नहीं पढ़ना चाहिए, वरना अगर उसने गलती से भी फैसला कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो फिर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर वाला पॉइंट आ जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसे चाहिए कि इस सिचुएशन में पड़े ही ना। सही गलत फैसला करना बाद की बात है, इस सिचुएशन में पड़े ही ना। ठीक है, और अगर कोई उसका किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है उसको छुपाए ना, दूसरे को बता दे। आगे चल के लॉ कहता है दूसरी जगह पे बताने के बाद वो कोने पे साइड में चुप करके बैठ जाए, बाकी डायरेक्टर फैसला करे हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है नहीं करना, करना है तो किस रेट पे करना है, वो डायरेक्टर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश नहीं करेगा। ये लेकिन ये अगला पॉइंट है, यहां पे ये बता रहा है कि डायरेक्टर डिस्क्लोज, ये सबसे अहम ड्यूटी है इस लिस्ट में से। आगे चलते हैं। डायरेक्टर शैल नॉट, नहीं करेगा क्या, ऑब्टेन अनड्यू गेन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए अनड्यू गेन ऑब्टेन नहीं करेगा। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो हाई प्राइस पे सेल कर देता है तो उसका उसने अनड्यू गेन लिया। शैल नॉट इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कंपनी, उसी एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। shall not assign his office to another person, यहाँ ये डिफरेंट कंसेप्ट है कि वो अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा किसी दूसरे को। ठीक है, फर्ज कीजिए मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि अच्छा स्टूडेंट पूरे होके चले, स्टूडेंट मैं जरा थोड़ा मसरूफ हूं, कल से मेरी बजाय ये मेरे भाई हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, है ये असिस्टेंट। तो बताइए ठीक है, ये चलेगा? आप तो पकड़ के मारेंगे, सर फीसें हमने दी हुई हैं और अब आप कह रहे हैं कि दूसरा बंदा बढ़ाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसी तरह ना, हाँ, लेकिन इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, असाइनमेंट ऑफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं यार मेरा कुछ अर्जेंट काम है 2 दिन के लिए, तो मैं जो है वो कहीं पे जा रहा हूं लाहौर से बाहर,
मीनवाइल मैं चाहता हूं आपका टाइम जाया ना हो, तो आपके कोई केस स्टडी की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने इनको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, ये आपको इन 2 दिनों में केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा देंगे। ये फिर भी आपके लिए किसी हद तक एक्सेप्टेबल सिचुएशन होगी कि चलें आर्जी तौर पे और उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई सोचिए, ये एक्सेप्टेबल। इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट पर्सन। असाइनमेंट का मतलब है परमानेंटली अपनी पोजीशन दूसरे को ट्रांसफर। अब देखिए, एक बंदे ने अगर मुझे डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्या मैं फर्ज कीजिए डायरेक्टर बनाऊं, क्या मैं अपनी बजाय किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं? पक्का पक्का ला कहता है नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन। हाँ, आगे चल के हम एक जगह पे पढ़ेंगे, आर्जी तौर पे शायद कुछ शायद उसने कोई 90 दिन तक अगर कहीं किसी जगह पे जाना है तो शायद लॉ ने उसके लिए कोई अरेंजमेंट रखी हो कि चलो आर्जी तौर पे तुम कर लो, लेकिन पक्का असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं की जा सकती। क्लियर? ड्यूटीज में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी के साथ? सबसे अहम 2 ही हैं जो आगे चल के यूज होगी, एक ये और एक ये। आगे चलते हैं, पावर्स। अच्छा, अब इसमें मैं बता दूं, पावर्स डायरेक्टर के पास जो होती है ना, वो 3 तरह की है। 2 तरह की यहां पे डिस्कस होगी, 1 तरह की डिस्कस नहीं होगी, लेकिन आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों डिस्कस नहीं हो रही। एक पावर वो है जो बाय डिफॉल्ट जो छोटी मोटी चीजें की डीलिंग की पावर, कि जैसे कहीं पे घड़ी खराब हो गई, 250 की घड़ी लगवानी है, स्विच बोर्ड खराब हो गया, वो 150 का वो चेंज करवाना है, या इस तरह के छोटे मोटे खर्चे। ये हर डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कर सकता है। इस तरह के खर्चे करने के लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, उनमें डिस्कस करके रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे लॉ इनको डिस्कस नहीं करता। फिर आते हैं जरा उससे बड़े, ये वो फैसले हैं जो कि डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन के जरिए से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इनका। जैसे 100-150 तो चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बात लाखों में पहुंच जाए तो फिर तो एक डायरेक्टर को नहीं ना इतनी पावर होनी चाहिए। फिर फैसला कहां होगा? मीटिंग में, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बेस पे फैसला होगा। ये दूसरा लेवल। तीसरा लेवल, कुछ फैसले ऐसे हैं जो इससे भी बड़े हैं, वो भी डायरेक्टर पास कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स के पास करने के बाद मेंबर्स का पास करना भी लाजमी है। वो फैसले, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी सारी की सारी बेच दे, वो एक छोटी मोटी चीज खरीदी बेची, वो एक डायरेक्टर भी कर सकता है। लाखों में खरीदी बेची, वो डायरेक्टर चले मिलकर, और अगर पूरी कंपनी, तो फिर तो मेंबर्स की अप्रूवल भी जरूरत होगी ना। तो 3 तरह के मामला आता है। हम जो बिल्कुल छोटे वाले हैं वो नहीं पढ़ेंगे, हम पावर्स में वो चीजें पढ़ेंगे जो डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग के जरिए से काम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, डायरेक्टर्स ये काम कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहला, डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो शेयर्स और डिबेंचर इशू कर सकते हैं। एक डायरेक्टर, रेजोल्यूशन पास हो गई। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट की अगर आप इजाजत दें, 5-7 मिनट ऊपर लग जाएंगे, रिवीजन भी करता जाऊं साथ साथ, फिर दूसरे कंसेप्ट भी इसके साथ रिलेट करता जाऊं। अच्छा, इशू कर शेयर और डिबेंचर एक डायरेक्टर नहीं कर सकता, डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके फिर करेंगे। शेयर और डिबेंचर का कंबाइंड नेम क्या था? सिक्योरिटी, वाई के साथ एंड पे के IES प्लूरल, सिक्योरिटी। शाबाश। अच्छा सुने, अगर शेयर या डिबेंचर इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हद तक, तो फिर सिर्फ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत। लेकिन अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल से भी ज्यादा शेयर इशू करते हैं तो फिर डायरेक्टर भी, फिर मेंबर की अप्रूवल भी आएगी, ये बात बढ़ जाएगी, अल्टरेशन हो जाएगी मेमोरेंडम की। शाबाश, आगे चले। टू बारो मनी एंड मेक लोन। बारो मनी का क्या मतलब? उधार लेना, और मेक लोन का मतलब क्या है? उधार देना। अच्छा, बारो मनी, उधार ले सकते हैं डायरेक्टर, कंपनी के लिए कह रहा हूं, टू बारो मनी फॉर कंपनी, यहां पे कंपनी है, बारो उधार ले सकते। अच्छा,
अगर आर्टिकल्स में लिमिट लिखी हुई है, उस लिमिट को उधार लेना है, खुद ही ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर उस लिमिट से बढ़ना है फिर इधर भी और मेंबर के पास भी। इसका मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन जो ज्यादा क्रिटिकल है उनमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ साथ मेंबर की अप्रूवल होना भी जरूरी है। ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। एंड मेक लोन, किसको लोन देंगे? नॉर्मली एम्प्लॉयज को लोन दिया जाता है। नॉर्मली आपको पता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है कि आप 3 महीने 6 महीने की सैलरी एडवांस में लोन के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा सोच के बताएं, अगर एम्प्लॉयज को लोन देना है डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर को लोन देना है, क्या ये डायरेक्टर को ही अप्रूव होना चाहिए था? नहीं, यहां पे अब बात बढ़ गई। अब कहां पे जाएगी? अब मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत होगी। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये वो केसेस हैं जिनमें डायरेक्टर्स के साथ साथ मेंबर्स की अप्रूवल भी जरूरत है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब उन्होंने एक दूसरे को लोन देना होगा ना, तो फिर कहेंगे नहीं डायरेक्टर्स की अप्रूवल तो है, उसके बाद मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी है। ये बात ज्यादा बड़ी होगी। आगे चलते हैं। टू ऑथोराइज पीरियोडिक एंड एनुअल फाइनेंशियल। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता आपको क्या होते हैं? बनाई हुई है कभी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, काउंटिंग में कभी बनाई है? और फिर तो काम आसान हो गया। और जरा मुझे बताइए कितने अरसे की बनाते हैं? आपको पता है वो 6 महीने की भी बन सकती है, ये भी पता है। अगली बात नहीं पता होगी आपको, पता है 3 महीने की भी, क्वार्टर। हाँ, ये जो 1 साल की होती है इन्हें कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो 1 साल से कम में की होती है इन्हें कहते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक भी कहते हैं, इंटरम भी कहते हैं, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली भी कहते हैं। पीरियोडिक से आप क्वार्टरली जेन में रखें, क्योंकि आगे चल के क्वार्टरली पढ़ाना है, हाफ ईयरली नहीं पढ़ाना। क्वार्टरली कि पूरे साल की फाइनेंस क्वार्टरली। ये किसने बनानी होती है? किसने ऑथोराइज, किसने अप्रूव करनी है? इसका मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस होंगी, फिर शेयर होल्डर तक जाएंगी। डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस हुए, ऑथोराइज हुए बगैर शेयर होल्डर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं जाएंगी। बात समझ लग गई? और आपको पता चल गया, एक होती है एनुअल, पूरे साल, 1 साल से कम अरसे के लिए भी होती है, जिन्हें हम क्वार्टरली कहेंगे सिर्फ। और भी टर्म यूज, इंटरम भी, हाफ ईयरली भी, वो टर्म यूज नहीं करेंगे। कौन सी टर्म यूज करेंगे? क्वार्टरली। आगे चलें। टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ले जाती है गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं? एक हिस्सा दे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड। एक हिस्सा कंपनी के अंदर ही रख लिया जाता है दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने, रिजर्व। डिविडेंड और रिजर्व में फर्क समझ आ गया? टैक्स तो आप जानते ही होंगे। डिविडेंड ठीक है। डिविडेंड असूली तौर पे साल के बाद जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तब देखें प्रॉफिट है, तब अनाउंस करना चाहिए, तब देना चाहिए, ऐसे है। लेकिन कभी कभार ऐसा ही होता है, कंपनी को साल के दौरान में सुपर प्रॉफिट आ जाता है, उनके पास इतना पैसा आ जाता है संभाला नहीं जाता। और फिर क्या फैसला कर सकते हैं डायरेक्टर कि हम साल से पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस डिविडेंड को क्या कहते हैं भला? इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड। इसको क्वार्टरली डिविडेंड या हाफ ईयरली डिविडेंड नहीं कहते, क्या कहते हैं? ये ना आपके सर ऊपर कहा था इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंटरम डिविडेंड, तो ऊपर हाफ ईयरली फाइनेंशियल में, तो नीचे हाफ ईयरली डिविडेंड। नहीं, इसके लिए क्वार्टरली और हाफ ईयरली का वर्ड यूज होता है जो लेस देन ए पीरियड के लिए हो। डिविडेंड के लिए कहा तो इंटरम। अच्छा, अगर मेंबर गए, भाईजान आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, दे इंटरम डिविडेंड, वो कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टर्स कर सकते हैं, डायरेक्टर की पावर है। ठीक है, मेंबर के पास सिर्फ वो इशू जाएंगे जो लॉ ने कहे हुए हैं। मेंबर रूटीन नेचर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। ये डिविडेंड वाली बात को समझ आ गई? इंटरम डिविडेंड भी ओके। आगे चलते हैं। टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉय। ईद आ गई, एम्प्लॉयज को बोनस देना है, पावर है, दे सकते हैं, अनाउंस कर दें। टू
टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये काउंटिंग की टर्म है। बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूं, वैसे आपके काउंटिंग के टीचर समझाएंगे, फिलहाल बता रहा हूं। फिक्स एसेट्स को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट। तो अगर कोई फिक्स एसेट खरीदने हैं कितनी अमाउंट के, तो डायरेक्टर की पावर है वो खरीद सकते हैं। स्टूडेंट कहने लगा सर 1 मिनट, 10 लाख से ज्यादा के ऐसा डायरेक्टर खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब है 10 लाख से कम वाले नहीं खरीद सकते। ये है कि ला को अन्नेवा पढ़ना कि ऐसे हो सकता है कभी कि ज्यादा खर्चे करने की पावर है, कम खर्चे करने की पावर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं है? 10 लाख से कम क्यों नहीं? वो भी कर सकते, उसके लिए डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन की मीटिंग की जरूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल डायरेक्टर भी कर सकता है। अगर खर्चा 2, 3, 4 लाख का है, वो इंडिविजुअल डायरेक्टर, उसके लिए डायरेक्टर मीटिंग की अप्रूवल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन की मीटिंग की जरूरत कब होगी? 10 लाख से ज्यादा एसेट बेचना होगा। और अगर सेल लिमिट कोई नहीं होनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था ला का सब्जेक्ट ही ना होता, होना तो ये चाहिए था आई कैप कभी पेपर ही ना लेता, होना तो ये चाहिए था घर बैठे हमें हर महीने तनख्वाह मिलते रहते, तो होना तो बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन जाहिर होता क्या है, जो कानून नाफिज करने वालों की मर्जी है, तो हम इसमें कुछ नहीं कहें। मैं भी आपसे एग्री करता हूं, टू सेल करना है, डिस्पोज करना है। एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू क्या होती है? जो टी काउंट में, टी काउंट बनाया कभी आपने? टी काउंट के अंदर जो एसेट की वैल्यू आ रही होती है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का अपोजिट होता है मार्केट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो बुक्स टी काउंट में नहीं आ रही, मार्केट में है। हो सकता है टी काउंट के अंदर आपकी गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट करने के बाद 5 लाख आ रही हो, और मार्केट में वो हो सकता है 10 लाख की हो, या अगर 2-4 दफा ठुक गई है तो हो सकता है 2 लाख की हो। यानी मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। बुक वैल्यू कौन सी है? जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू आ रही है, यानी टी काउंट में आ रही है। इसमें लिखा है 1 लाख, यानी अगर कोई 1 लाख की वैल्यू है, बुक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, उसको बेचने के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। और अगर 1 लाख से कम है बुक वैल्यू, फिर मीटिंग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मीटिंग की रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। और ज़हन में रखिएगा, खरीदने के लिए 10 लाख की लिमिट, बेचने के लिए 1 लाख की है। मिक्स नहीं करना, मिक्स तो नहीं करेंगे मेरे भाई। बेचने के लिए 1 लाख, खरीदने के लिए 10 लाख। आगे चलते हैं। टू ऑथोराइज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद कंपनी। फर्ज कीजिए फैसला किया गया, एबीसी कंपनी ने फैसला किया XYZ कंपनी के साथ मिलकर काम करना। अब क्या इस कंपनी के सारे डायरेक्टर दूसरी कंपनी के सारे डायरेक्टर के साथ मिलकर एग्रीमेंट करें कि इधर वाली कंपनी के डायरेक्टर अपना एक नुमाइंदा बना दे, उधर वाले कंपनी का डायरेक्टर अपना एक नुमाइंदा बना दे, और दोनों मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर ले? यही होगा। तो ऑथोराइज कर सकते हैं डायरेक्टर अपने किसी एक डायरेक्टर को कि हमारी बिहाफ पे जाके ट्रांजैक्शंस करो। टू राइट ऑफ मटीरियल डेटर्स, इन्वेंट्रीज एंड अदर एसेट्स। मटीरियल डेटर्स को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना क्या होता है? निकाल देना। मैंने अगर भाई को 10,000 रुपए दिए, मैंने अपनी डायरी में लिखता हूं, मैंने असलम भाई को 10,000 रुपए दिए। इनसे 1 दफा मांगा, 2 दफा मांगा, इन्होंने 10-12 चक्कर लगाए, मुझे समझ आ गई इन्होंने पैसे वापस नहीं करने। मैं क्या करूंगा? अपनी डायरी पे लाइन लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि अब इनसे पैसे मुझे नहीं मिलने। ये जो लाइन लगाना होता है ना, इसे कहते हैं राइट ऑफ कर दिया मैंने। राइट ऑफ, हाँ, इस अकाउंटिंग में आप क्या, अच्छा पढ़ा तो हुआ आपने। अच्छा, राइट ऑफ सिर्फ डेटर नहीं होते, ठीक है, आपके और एसेट भी होते हैं जिनसे आपको कोई फायदे की उम्मीद नहीं रहती, उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं, जैसे इन्वेंट्री वगैरह। कब? जब जल जाए तो राइट ऑफ कर देना चाहिए ना। तो राइट ऑफ कर सकते हैं डेटर्स को। कौन राइट ऑफ कर सकता है? क्या एक इंडिविजुअल डायरेक्टर? नहीं, मीटिंग बैठेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक डायरेक्टर
क्रेडिट सेल करता जाए और एक दिन क्रेडिट सेल करे, अगले दिन राइट ऑफ कर दिया करे, फिर क्रेडिट सेल करे, फिर अगले दिन राइट ऑफ कर दिया करे। हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जब मैं कहा करूँ ना कोई चीज हो सकती है, तो फिर आपने कहना होता है हो सकती है, राइट ऑफ। तो अगर किसी लेकिन जाहिर है जब ये राइट ऑफ करेंगे तो तफ्तीश पूछेंगे कि भाई किसको लोन दिया था, किसको उधार माल दिया था जिसको राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो ठीक है, इसके बाद आइंदा इसको कोई माल नहीं बेचना और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। वो मैंने पीटीसीएल कनेक्शन लगाया केबल का, ये जो पीटीसीएल की थी इंटरनेट केबल, एक दिन नहीं चली तो 4-5 महीने बिल मुसलसल आता रहा। मैं कहा भाई एक दिन भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आपका बंदा कहता था कि कोई इंटरनेट में मसला है। वो कहते नहीं सर हमारी तरफ से ओके है, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मसला है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, इस्तेमाल हो नहीं रही मेरे से। और आपका लाइनमैन कहता है लाइन में कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। कहता है नहीं जी बिल भेज दिया। एक दिन कॉल ना आगे मुझे, सर अगर आपने बिल जमा ना करवाया आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हालांकि अपनी बुक्स में उन्होंने राइट ऑफ कर दिया होगा मुझे, लेकिन फिर एक ट्राई करता है। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई, फिर बापू जी आइंदा फोन ना करना, मैं कोर्ट में तुमसे मिलूंगा। डराने के लिए कानूनी, देखें राइट ऑफ करने का ये मतलब नहीं आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर, कानूनी कार्रवाई कर सकते। राइट ऑफ का मतलब है कि आपने नियत बना लिया कि पैसे नहीं आने, तो नहीं दिए, काहे को पैसे दे, सर्विस ही नहीं ली। हाँ जी। फिर इसके बाद बल्कि मैं तो उसे कहने लगा था भाई आपको मैं तो पैसे लेता हूँ ना पढ़ाने के, टाइम कैलकुलेट किया होता है हमने, कितने पढ़ाया कितने पैसे लेने हैं, तो जितनी आपने कॉल्स किया है आपके जिम्मे मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। टू सेटल मटेरियल लिटिगेशन, लिटिगेशन क्या होती है? लीगल केस। कैसा हो सकता है कि कंपनी का एक लीगल केस चल रहा हो दूसरी कंपनी के खिलाफ और एक डायरेक्टर चुपके से जाके सुलह कर रहा है? नहीं होना चाहिए ना। हाँ मिल के जाएंगे, सारे डायरेक्टर मिल के फैसला करेंगे। फिर टू अपॉइंट एंड रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव। ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही दूसरा नाम नहीं है? नहीं ये कोई और बंदा है। ये पता ना कौन सा चीफ एग्जीक्यूटिव? इसको अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कौन करता है? वो भी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर। फिर टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ, ये भी डायरेक्टर ही फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई एक डायरेक्टर अपनी मर्जी से फिल नहीं करेगा, डायरेक्टर। ये तो हो गए वो पॉइंट्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। अब वो चीजें डिसाइड ये भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स अपनी, लेकिन इनके बाद फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स के अप्रूवल की भी जरूरत होगी। यानी इसका मतलब है ये वाले मामलात इन मामलात से ज्यादा अहम है। एग्री करते हैं? कौन सा? जैसे सेल और डिस्पोज ऑफ सब्सिडरी ऑफ कंपनी। सब्सिडरी जानते क्या है? जिसके शेयर्स का 50% से ज्यादा खरीदे हो। एक एसेट बेचना था छोटा मोटा, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर उसकी बुक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। और अगर एक एसेट की बात नहीं पूरी कंपनी की बात है, तो फिर तो भैया डायरेक्टर से भी ऊपर जाना चाहिए ना। फिर मेंबर अप्रूवल देंगे तो फिर सब्सिडरी को सेल किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। सेल या डिस्पोज का मतलब लॉ में तकरीबन एक ही होता है। अच्छा, सब्सिडरी को सेल या डिस्पोज करना है, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। दूसरा, सेल, लीज और डिस्पोज अंडरटेकिंग आ साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। अंडरटेकिंग यहां पे क्या लिखा है? अंडरटेकिंग क्या? अंडरटेकिंग जहां कहीं आए, एक तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है ना बयान अल्फी। लॉ में एक अंडरटेकिंग का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी का कोई डिपार्टमेंट हो या उसका जॉइंट वेंचर हो, ठीक है। अंडरटेकिंग जैसे पेप्सी वाले हैं, क्या पेप्सी वाले सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं पेप्सी के, और भी प्रोडक्ट बनाते हैं? और भी, लेस भी बनाते हैं, मिनरल वाटर भी, और भी चीजें होंगी। हर एक की फैक्ट्री अलग-अलग होगी कि एक ही फैक्ट्री में सारा कुछ बनता होगा? प्रोबेबली या मशीनरी वगैरह सारी अलग-अलग होगी। अब 3 बड़े उनके सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं अंडरटेकिंग। अगर सब्सिडरी बेचनी है उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत थी। क्यों? एसेट बहुत से थे, एक आधा एसेट होता तो बात यही नहीं मिट जाती। बहुत से एसेट है, मेंबर्स की अप्रूवल। अब अगर साइजेबल पार्ट बेचना है यानी अंडरटेकिंग, लेस का पूरा सेगमेंट बेचना है, क्या डायरेक्टर खुद ही फैसला कर लें?
मेंबर्स फैसला करेंगे इसके ऊपर। ये कह रहा है कि जब आपने सेल करना हो, लीज करना हो, डिस्पोज करना हो, क्या अंडरटेकिंग अ साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस कितना, जो आपके टोटल बिजनेस का 25% या ज्यादा बनता हो। जैसे हो सकता है पेप्सी वाले को छोटी मोटी चीजें भी बनाते हो, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है, हो सकता है कोई मास्क वाला भी बना के, उन्होंने मौका देखा उन्होंने कहा मास्क भी बना के बेचते हैं, और वो उनका थोड़ा सा बिजनेस हो, उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टर खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर साइजेबल पार्ट है, साइजेबल पार्ट यानी बड़ा सेगमेंट है, तो उसमें एसेट भी ज्यादा होंगे, तब मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत। यह समझ आ गया? अंडरटेकिंग और साइजेबल पार्ट का मतलब समझ आ गया? और इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है, डायरेक्टर खुद से नहीं कर सकते। आगे चले, मेक लोन टू देमसेल्फ, अगर खुद को लोन देना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी और को लोन देना है वो उधर ही निबट जाएगा काम, वो खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे का, तो आपको मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। फिर वही भाई वाला पॉइंट, भैया लिस्टेड कंपनी की भी अप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले, रिमिट और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम और रीपेमेंट ऑफ डेट अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब डायरेक्टर के रिश्तेदार। इसका मतलब क्या समझना है आपने? अब देखिए डायरेक्टर क्या कहेंगे, कहेंगे अच्छा हम लोन नहीं ले सकते, मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और हमें मेंबर अप्रूवल देंगे नहीं, लेकिन हम किसी को लोन दे सकते। तो इस तरह करते हैं, अपने मामू के बेटे को कहते हैं आके लोन ले लो, या एम्प्लॉय बन जाओ, तुम्हें लोन दे देंगे। और फिर कार्रवाई क्या डालें? कार्रवाई ये डालेंगे कि मामू के बेटे को लोन देंगे, अगले ही दिन लोन को राइट ऑफ कर देंगे, अगले ही दिन। अब मुझे बताइए, राइट ऑफ की पावर है कि नहीं डायरेक्टर के पास? कर सकते। और ये लोन उन्होंने खुद भी नहीं लिया। क्या ऐसी कोई प्रोविजन होनी चाहिए थी लॉ में जो डायरेक्टर को इस प्रैक्टिस से मना करती कि भाई अगर तो लोन इंडिपेंडेंट पार्टीज ने लिया है ना, वो तुम फैसला करके निकल सकता है, नहीं निकल सकता राइट ऑफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी ने भी लोन लिया है, स्पेसिफाइड पर्सन से मुराद उसके रिश्तेदार, तो फिर उसको राइट ऑफ करना है तो हमारी अप्रूवल दो। इसलिए उन्होंने ये प्रोविजन डाल दी। डायरेक्टर ने कहा अच्छा राइट ऑफ नहीं करना, उसको 1000 साल का टाइम दे देते हैं, 1000 साल बाद वापस कर देगा। भाई उसको टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम की भी पावर डायरेक्टर के पास होनी चाहिए थी। अगर होती तो वो बाकी 1000 साल दे देते। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं होगी, टाइम एक्सटेंड करना है, राइट ऑफ करना है या रिमिट करना है। रिमिट का मतलब थोड़ी बहुत माफी भी देनी है अगर, ठीक है। बात ऐसा होता है ना, किसी से 1000 रुपया लेना ना देता, हम कहते हैं यार 800 दे दे यार, दे कुछ तो निकले। तो कहते हैं रिमिट भी करना है, सारा माफ भी करना है, या टाइम देना है, कुछ भी करना है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दिया हुआ ना, स्पेसिफाइड से क्या मुराद है? उनके रिश्तेदार। लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन असल में ये उसके रिश्तेदारों की तरफ जा रहा है, तो मेंबर की अप्रूवल की जरूरत होगी। क्लियर? और एंड में कह रहा है फर्ज करो सब्सिडरी को मेंबर ने अप्रूवल दे दी सब्सिडरी को बेचने की, डायरेक्टर ने साल के बाद सब्सिडरी बेची नहीं, साल तक सब्सिडरी बेची नहीं। लॉ कहता है मेंबर्स ने यहां पे जो भी आपको अप्रूवल दी ना कि ये काम कर लो, उसका एक्सपायरी पीरियड होगा 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर आपने ये काम कर लिए तो ओके, साल गुजर गया काम नहीं किया, अब साल के बाद दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी ये जो अप्रूवल होती है इसका एक्सपायरी पीरियड कितना होता है? 1 साल। क्या हमने इससे पहले कोई ऑर्डर पढ़ा है जिसका एक्सपायरी पीरियड हो 90 डेज? एससीसी पे प्लेस क्लास मेमोरेंडम, नेम नहीं, अच्छा नेम, हाँ रिजर्व कराया था रजिस्ट्रार को, वो 60 डेज थी। प्लेस क्लास भी तो चेंज कराई थी, उसका ऑर्डर भी तो था कमीशन का, वो कितने दिन का था? नहीं याद कर रहे ला, मुझे लग रहा है वो 90 डेज का था, 20 डेज का तो नहीं था, ये तो कंफर्म है मुझे। जरा देखिएगा कि जो कमीशन ऑर्डर देता है कि आप प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को चेंज कर सकते हैं, उसका पीरियड कितना था? 90 डेज ही था ना, 90 डेज था, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कितना? 1 साल। क्लियर हो गया ये?
आज आपने घर जाके ये सारी पावर तसल्ली से पढ़नी है, एंड में 500 रुपए के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।